होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइज आज हम क्योंकि अपने गांव जा रहे हैं एंड हमारे साथ कार में मम्मी पापा भी है, तो हमने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बनाते हैं जिसमें हम अपने पापा मम्मी की पूरी लाइफ स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे एंड हमें भी कुछ जानने को, कुछ सीखने को मिलेगा एंड आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो पापा मम्मी एक बहुत ही छोटे से गांव को बिलोंग करते हैं एंड वहाँ से निकल के पूरे उनका स्ट्रगल एंड फिर उसके बाद वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में इतनी हायर पोजीशन पे गए, वो आपको पूरा बताएंगे एंड पापा से बीच बीच में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी तो वो अपने बारे में बताएंगे। तो वो सब सुन के हमें भी और मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि उनकी लाइफ स्टोरी से हम हमेशा आज तक इंस्पायर होते हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो हम चाह रहे थे कि आप लोग भी सुने, जाने एंड देखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ, तो आज की वीडियो में मुझे भी देखना है कि गांव के प्राइमरी स्कूल से कैसे इनकम टैक्स कमिश्नर तक की जर्नी की जाती है। तो पूछते हैं मम्मी से, पापा से। तो सबसे पहले पापा से जानते हैं हम लोग कि पापा का जन्म कहाँ हुआ था, उनका बचपन कैसा था एंड वो सारा उनका जो बचपन कैसे बीता गांव में, वो सारा थोड़ा पूछते हैं पापा से। तो पापा बताइए। बेसिकली हम वर्तमान में अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। उस समय हमारा फैजाबाद ज़िला था जिसके 2 भाग हो गए 1996 में। उस मेरे गांव का नाम जनेसरी बुजुर्ग था और हम लोग दूसरे गांव से वहां पर आकर बसे हुए थे। उसमें मेरे गांव की आबादी लगभग 200 रही होगी। अच्छा। और ये बहुत सा छोटा सा प्राइमरी स्कूल था, लगभग उसमें 40-50 बच्चे पढ़ते रहे होंगे, कक्षा 1 से लेकर 5 तक। वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बस मेरा उसी गांव में बीता था। अच्छा, तो पापा आपको मतलब उस सिचुएशन में पढ़ाई करने का मोटिवेशन कैसे मिलता था कि जब इतना सब बेसिक लाइफस्टाइल होती थी एंड बेसिक स्कूल होता था, तो मोटिवेशन क्या रहता था आपका? उस समय हमारे बड़े भाई 2 थे, दोनों पढ़ने जा रहे थे। एक इंटर में पढ़ने जा रहे थे, एक मिडिल क्लास में थे। और हमारे पिताजी की ज़्यादा इच्छा थी कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोग बहुत ही मध्यम परिवार से संबद्ध थे और गांव भी बहुत मध्यम ही था, क्योंकि बहुत नई बस्ती थी। हम लोग दूर से आकर के वहाँ बसे हुए थे। तो पिताजी का ही मोटिवेशन था, उन्होंने इस प्रकार से मोटिवेट किया और हम लोग उस प्राइमरी स्कूल में जाना शुरू कर दिए। यद्यपि शुरू में तो जैसा कि सभी बच्चे करते हैं गांव के, स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन ये एक बार पढ़ाई शुरू हो गई तो मन लग गया और फिर वहीं का मन रह गया हमेशा के लिए। पैसे से होते थे पढ़ने तो के लिए? मतलब हाँ, घर का ये खर्चा और ये सब कैसे होता था खेती से? हमारे पिताजी बेसिकली एक किसान थे। जहाँ पर जिस गांव में हम लोग नए बसे थे, कुछ बीघा जमीन ली गई थी, पिताजी ने अपने श्रम से लिया हुआ था। वहीं खेती करते थे और वहीं हम सभी भाई बहनों के साथ, माता जी थी उनके साथ रहते थे और खेती किसानी से ही आए थी। और चूँकि उस समय पढ़ाई का खर्चा बहुत नहीं था, सिंपल स्कूल जाना और आना, लगभग 5-6 साल हम वहाँ पर रहे और टोटल फीस मिला करके 30-40 रुपये हुई 5-6 सालों में लगा हुआ। तो बहुत कम ही खर्चे थे वहाँ पर प्राइमरी स्कूल के। वो अलग चीज़ है। हाँ। बाद में हम वहाँ से प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजे सुल्तानपुर पढ़ता, वहाँ इंटरमीडिएट कॉलेज था, तो वहाँ हमारा एडमिशन हुआ। क्योंकि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के श्रेय के कारण हमको सर्वोत्तम मार्क्स मिले हुए थे। उसी का सम्मान हमको राजे सुल्तानपुर इंटरमीडिएट कॉलेज में भी कक्षा 6 में एडमिशन लिया तब मिला। और उसमें मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिलती थी, उससे हमको और भी मोटिवेशन मिला, क्योंकि उनको कक्षा 6 से स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई थी कोई। तो और हमारी तो 6th के बाद आपकी फीस नहीं लगी? जहाँ तक कक्षा 6 की बात थी, हमारे समय में लगभग 1 रुपये 1 महीने में लगते थे। अच्छा। और सब मिलाकर कक्षा 12 तक जो स्कूल था हमारा इंटरमीडिएट तक, तो 11-12 में जाकर के 10-12 रुपये फीस हुई थी।
था 500 रुपये महीने तक का हम लोगों ने पूरा काम चला लिया था। हार्डली 2-4 हज़ार रुपये लगे होंगे फीस के रूप में वहाँ पर पढ़ाई का। और चूँकि हम लोग गांव के स्कूल में जाते थे, राजस्थान में बहुत डेवलप्ड क्षेत्र नहीं था, सभी बच्चे उसी माहौल में आते थे, उसमें केवल पढ़ाई का ही जुनून था, अपने ऊपर खर्च करने का कोई जुनून नहीं था। इसलिए हम लोगों का खर्चा ऐसा नहीं था, सामान तरह से हम लोग पढ़ते रहते थे, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान था सभी बच्चों का। कितना आगे बढ़े एक ही ध्येय था, पढ़ना लिखना खाना पीना, कितना मिल रहा कितना नहीं मिल रहा है, कितना घर पर श्रम करना पड़ रहा है, पढ़ करके आने पर कितना नहीं करना पड़ रहा है, इसका कोई वैल्यू नहीं था। क्योंकि हम लोग पढ़ करके आते तो घर पर लग जाते, पिताजी का हाथ बटाते, और जो घर पर अपने पशु रखते थे, बैल भैंस गाय उस समय रहती थी, उनको भी चारा देना, उनकी सेवा करना, खेतों में सहयोग करना करते थे, रात को पढ़ लिया करते थे। और उतने से ही पर्याप्त था पढ़ाई इंटरमीडिएट तक। तो इंटरमीडिएट मतलब 12th। हाँ, तो वो जैसे शिरीष ने बहुत बार बताया है कि घर के साइड में आपका एक छोटा सा कुटिया थी जहाँ पे आप बैठ के दिन भर पढ़ते थे, तो उसके बारे में बताइए। हम लोगों का घर छोटा था गांव में, तो एक छोटी सी कुटिया टाइप का घर से सटा हुआ हमने बना रखा था, अपने श्रम से ही हमने खुद बनाया था, खुद बना रखा था। थोड़ा उसको ऊपर से छवाई करने में जो शेड डाली जाती है उसमें बड़े भाई ने मदद किया था। अच्छा। और उसी में बैठ करके मैंने इंटर तक परीक्षा की, पढ़ाई की, और कह लें कि मैंने ग्रेजुएशन भी उसी कुटिया से ही पूरी की। अच्छा। और हमारी शांति कुटिया थी, हमारे लिए सौभाग्यशाली थी, क्योंकि मुझे कक्षा 8 में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे, तो और भी स्कॉलरशिप मिलने लगी। और 10th में तो मुझे स्टेट में मेरिट लिस्ट में आया था, और 12th में कुछ ऐसी ही बात थी, तो सौभाग्यशाली में रहा। और ग्रेजुएशन में भी मेरा यूनिवर्सिटी में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध था मेरा कॉलेज, जो आजमगढ़ में वर्तमान में पढ़ता है। उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स थे, वहाँ मेरिट लिस्ट में आया था यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी मुझे अलग स्कॉलरशिप मिलने लगी थी। वो जाकर के जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमए में एडमिशन लिया, तो स्कॉलरशिप उसके बेस पर मिलने लगी थी। मेधावी छात्रवृत्ति ऐसा कुछ करके था, करेक्ट याद नहीं है, लेकिन ये चीज़ें थी उसमें। इन सब चीज़ों से पढ़ने में और चलने में मुझे काफ़ी मोटिवेशन था। और यहाँ पर बताना उचित ही होगा कि मुझे ये जो सरकारी मदद मिली छात्रवृत्ति के रूप में, चाहे किसी भी छात्रवृत्ति के रूप में, उसका मेरे लाइफ में अहम स्थान था। मैंने कोई भी सहयोग छोटा मोटा छोड़कर घर से नहीं लिया। स्नातक तक मेरी ऐसी ही शिक्षाएँ चलती रही। और आगे जो आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं मैं आगे भी बता दूं। मेरे आगे कॉम्पिटिटिव जीवन का जो सफर रहा, उसमें भी मुझे घर से बहुत ज़्यादा मदद लेने की ज़रूरत नहीं थी, और मेरे उसी से खर्चा चलता गया। और कॉम्पिटिटिव लाइफ में भी क्योंकि मेरा मोटिवेशन पढ़ाई का पहले से था ही, कह लें कि भाई दिस इज ऑल द पर्सन्स एंड गॉड्स ग्रेस, मुझे उसमें सफलता भी जल्दी ही मिल गई। तो फिर इलाहाबाद कब आए, फिर कौन कौन सी पढ़ाई की, और फिर पहले कहाँ नौकरी करते थे? फर्स्ट जॉब आपकी कौन सी फिर थी? कैसे इनकम टैक्स में पहुँचे? हमने जैसा कि पहले बताया, बेसिकली ग्रेजुएशन तक मैंने आजमगढ़ के कॉलेज में किया था, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। फिर हमारे समय में कॉम्पिटिटिव माहौल परीक्षाओं का इलाहाबाद ही था। उस क्षेत्र से जो भी बच्चे जाते इलाहाबाद जाते कॉम्पिटिशन के लिए, तो उसी से प्रोत्साहित होकर के हमारे बड़े भाई की भी इच्छा थी कि हम वहाँ जाएं। मुझे भी कुछ छात्र जो पहले से थे उनका संपर्क में आने वालों ने बताया कि वहाँ माहौल अच्छा रहता है। उसी से मोटिवेट होकर मैं इलाहाबाद गया। और चूँकि जैसा कि मैंने ग्रेजुएशन के बाद मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि उस गांव का भी किसी का भी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था, बहुत अच्छी कहानी नहीं थी। मुझे एक छोटा सा जॉब कह लीजिए कि मेरिट के स्थान पर पोस्ट ऑफिस में करना पड़ा था, लगभग 1 साल।
उसमें रह करके 1 साल या 1.5 साल का ले उसमें रह करके मैंने अपनी पढ़ाई जारी की। और पढ़ाई के बाद उपरांत उसमें 1-2 साल में मेरा कई परीक्षाएं मैंने पास की थी, इंटरव्यू दिए थे, लेकिन उसमें ये आयकर विभाग में मुझे जो मिला फिर उसमें मैं समाहित हो गया। आयकर विभाग में मिलने के बाद ही मुझे और भी जगहों पर सिलेक्शन हुए, राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में। अच्छा। लेकिन लोगों का कहना था आप एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्यूटेड सर्विस में जा चुके हैं, आपको अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। तो हमने वही ऑप्ट किया और वहीं पर चले गए। ये कौन से ईयर की बात है? मैंने आयकर विभाग में वैसे 1987 में ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद पहले बता दूं कि मेरा ध्येय एक लेक्चरर बनने का था किसी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। उसी समय लोगों के अपने जो भी हमारे टीचर्स थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, उनके मोटिवेशन से मैंने रिसर्च ज्वाइन कर ली थी एज ए रिसर्च स्कॉलर। अच्छा। और थोड़ा सा वहाँ हमारा कह लीजिए क्षुद्र राजनीति में फंस करके मैं अपनी रिसर्च पूरी नहीं कर पाया। PhD कौन से PhD स्ट्रीम में था? कौन से? मैं ज्योग्राफी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। मैंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी उसमें ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा। इसमें तमिलनाडु का पॉलिटिक्स का जो भी चीज़ें थी मैंने इसको आप लिया था। अच्छा। एक स्टडी थी हमारी। और मैंने अपनी लिख भी लिया था, मैप्स वगैरह है सब तैयार कर लिया था। इन बिटवीन हमारे गाइड का कुछ प्रॉब्लम हुआ, उनका कुछ इसी यूनिवर्सिटी में किसी महिला से लव अफेयर हुआ और उस कारण से उन्होंने दूसरी शादी की। जो क्षुद्र राजनीति की मैंने बात किया तो कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग न्यूट्रल हो गए, तो मैं वहाँ न्यूट्रल था, मुझे बहुत सहयोग नहीं मिला। फिर बाय द वे मुझे रिसर्च पूरी करनी थी, तो जो नए लेक्चरर थी जिसको उनसे लव अफेयर था कहले, वो हमारे टीचर थी, गुरुजी थी, तो उनके अंडर में शिफ्ट किया गया ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। लेकिन उनको अंदर से जो भी चीज़ें रही होंगी और जो भी मेरे वर्ष थे मैंने सब उनको दे दिया। इन बिटवीन उन्होंने घर से पूरा शिफ्ट किया हुआ था। अब मुझे बाद को 2-3 महीने बाद कहा गया कि आपके रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं और मिलेगा तो बताएंगे। ऐसे टालते टालते लगभग 1 साल हो गया। 1984 बीतने लगा, 85 आ गया, तो फिर मैंने उसको छोड़कर मुझे लगा कि इधर मुझे बहुत सफलता नहीं मिलेगी। जो क्षुद्र राजनीति यूनिवर्सिटी की हमारे विभाग की कम्पिटिटिव सर्विस में मैंने परीक्षा देना ज्वाइन किया। बहुत ज़्यादा मैंने परीक्षाएँ तैयारियाँ नहीं की थी, फिर बाई गॉड्स ग्रेस मेरा हो गया, जो भी पूरा नॉलेज था। और मेरा रिटर्न 85 में हुआ था, इंटरव्यू 86 में हुआ और 87 में मेरा रिजल्ट आ गया। उसी में मैंने ज्वाइन कर लिया आयकर विभाग। वहीं से मेरी यात्राएं शुरू हो गई। ये हमारी सर्विस का। और तो इस बीच में आपकी शादी कब हुई और मम्मी क्या एज थी? क्या एज थी तब? वो सब बहुत पुरानी बातें हो गई है। ये पहले मैं बता दूं, हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे उसमें बाल विवाह की प्रथा थी। तो 1971 में मैं कक्षा 5th पास किया हुआ था, उसी समय हमारी शादी हुई। हम लगभग 12-13 साल के रहे होंगे। हम 11 साल। और मम्मी जी बता रही हैं 11 साल की थी। हम 11 साल के थे। ये 3rd में पढ़ रही थी, मैं 5th पास किया हुआ था, उसमें हमारी शादी हो गई। पहले एक चीज़ है कि हम लोग एक दूसरे के नहीं जानते थे शादी क्या होती है, हम लोगों को मालूम नहीं था। शादी हो गई, मालूम नहीं था। 78-79 में हम लोग का सेकंड मैरिज हुआ। अच्छा। उस समय इनका आना शुरू हुआ। फिर क्या एज थी मम्मी तुम्हारी? तब आपकी क्या एज थी? आने शुरू में हाँ। 19 साल की थी। 19 साल। 19 साल के बाद मम्मी घर आई। हाँ। हाँ 19 साल के बाद ही आई। 19 साल के बाद और आए फिर हम लोग 1 साल रहे होंगे घर पर हाँ। आते जाते, क्योंकि उस समय लड़कियों का मायके जाना ज़्यादा रहता था, तो 4 महीने और रहे होंगे साथ में। फिर मैं इलाहाबाद चला गया था। इलाहाबाद तीसरी बार आए जब ससुराल में इनके घर, तो इलाहाबाद चले गए छोड़ के।
अच्छा। तो हम अपना ससुराल में पड़े रहे। कुछ लोग हमको ये राय दिए कि आप थोड़ा सा संतोष करके पड़े रहिए, आप जो भी आपको ऊपर पड़े अपना सहन ले लीजिए, फिर आपको आगे जाकर कुछ तो फलित मिलेगा। मैं उसी पर पड़े रहे, अपना आते जाते रहते थे, उसी में पड़े रहे। उसके बाद तो चलता रहा उसी में। जिनकी मम्मी मेरी जो थी तो वो हमको बहुत मानती थी, जानती हूँ, उनके बहुत से हम पड़े रहे, हमको कोनो तकलीफ नहीं रहती थी। फिर बड़े भैया शरद कहाँ पे हुए? गांव में पैदा हुए? शरद बड़े भैया गांव में हुए हैं। तब अच्छा 8 साल हो गया हमको। अच्छा। ससुराल आने में 8 साल हो गया था इनके घर आने में। तो उसके बाद शरद बड़े भैया। अच्छा, तो उसके बाद फिर पापा कब हम लोग आ गए इलाहाबाद? कब मम्मी शिफ्ट हुई? 1991 में मम्मी शिफ्ट हुई। उसमें शरद थोड़ा बड़े हो गए 6 साल हो गया था। और उनका एडमिशन भी कराना था। गांव की शिक्षा उतनी अच्छी थी नहीं, और इनको साथ तो रहना ही था किसी न किसी एक दिन, तो वहाँ आ गई हमारे साथ। तो शिरीष के जो बड़े भैया हैं उनके बारे में बात हो रही है कि वो उनका जन्म गांव में ही हुआ और फिर उसके बाद उनकी एजुकेशन के लिए फिर इलाहाबाद 6 साल। हाँ। 6 साल को हो गए थे। तो एजुकेशन के लिए इलाहाबाद है। पापा की पोस्टिंग भी इलाहाबाद में थी। इलाहाबाद में पोस्टिंग। हाँ, ठीक है। तो अभी पापा और भी अपनी जो भी स्टोरी लाइफ की कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उनके साथ जो जो भी इंसिडेंट्स थे, जो भी उनकी इवेंट्स हुए लाइफ में इम्पोर्टेंट, वो सारा कुछ बता रहे हैं पापा। अभी जब हमने आयकर विभाग में ज्वाइन किया, उस समय भी हम अपना रिसर्च का कार्य छोड़े नहीं थे, लेकिन अंत में 91 के बाद हमको छोड़ना पड़ा उसे। हमको विभाग से कोई सहयोग नहीं मिला था। हम इलाहाबाद में 97 तक थे। उसके बाद विभिन्न जिलों में रहते हुए लखनऊ में आए 2003 में, और फिर हमारा 2007 में पुणे ट्रांसफ़र हो गया। उस समय बच्चे लोग लखनऊ ही पढ़ रहे थे, यद्यपि हम अच्छी जगह पर आ गए थे, तो हम लोगों को अच्छे इंस्टीट्यूशन में स्थान भी मिल गया था। इससे पहले मैं बता दूं कि थोड़े विभाग में प्रमोशंस भी होते हैं। उसमें हमारे पढ़ने का पहले से ही उत्कंठा और एक कह लीजिए कि चाव बना रहा। तो जल्दी जो भी विभागीय परीक्षाएं हमारी थी उसको हमने पास कर लिया। इससे प्रमोशन भी हमको अच्छे मिलते गए, क्योंकि हम तो बहुत सिंपल परिवार से आए थे, तो हमारा विभाग का वर्क भी बहुत अच्छा था, इसलिए हमारे अफसरों से अप्रिसिएशन भी मिला। और जहाँ भी पोस्ट रहे हमको सभी जगह अप्रिसिएशन मिला। और पुणे से फिर आगे प्रमोशन के बाद हम गुजरात चले गए, और गुजरात में 6-7 साल रहे। फिर लास्ट आवर में वहाँ भी हमको बहुत अच्छा स्नेह मिला अधिकारियों का, क्योंकि कार्य में ही हमारी रुचि थी, और कार्य से जी चुराना या वो करना ऐसा कुछ हमारे लाइफ में नहीं था। और उसी का नतीजा था कि हम इतने आयकर विभाग में छोटे से कह लीजिए कि इंटर करके बहुत उच्च पद पर पहुँचे, और कहीं कोई लांछन नहीं था विभाग में। हमारे विभाग में बहुत से लोग बहुत से लांछन लगते हैं, बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सर्वाइव करना। हाँ। कोई छींटे नहीं आए, बड़े शान के साथ, बड़े सम्मान के साथ हम 31 दिसंबर 2019 को रिटायर हो गए। और अंतिम समय में हमने मांगा था अपना गृहनगर, तो हमको लखनऊ मिल गया था, लेकिन चूँकि कोविड-19 का पीरियड चल रहा था, इसलिए हमको वो लेट में मिला और कम ही समय रहना पड़ा, और तभी से हम लोग यहीं पर अपना बस रहे हैं। और क्योंकि रिटायरमेंट के बाद क्या किया जाए क्या नहीं जाए, इंगेज रखने के बाद हमने कुछ पढ़ाई शुरू की ज्योतिष में, जो भी जारी है, लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा कुछ न कुछ पढ़ाई। तो पापा को बहुत ही पढ़ाई का शौक है, तो अभी भी रिटायर होने के बाद भी अभी उन्होंने एडमिशन लिया है कॉलेज में, तो ज्योतिष शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो वो देख के भी हमें बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती। तो अभी भी पापा की पढ़ाई चल रही है। तो पापा का एक शायद डिप्लोमा हो गया है ना पापा एस्ट्रोलॉजी में? हाँ, 1 साल का हमारा डिप्लोमा हो गया है, पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा। अभी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है मास्टर्स डिग्री का, जिसे आचार्य कहते हैं। अच्छा, तो इसके बाद आप आचार्य की मास्टर्स डिग्री जो हम लोग MA करते थे,
यहाँ अच्छा। आचार्य कही जाती है। तो मास्टर्स डिग्री हमको 1 साल में वो मिल जाएगी परीक्षा देने के बाद। अभी उसका ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। तो इसके बाद आपकी पद्धति यहाँ से आचार्य हो जाएगी। आचार्य कहा जाएगा। अच्छा। उसके बाद हम आगे भी पढ़ सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं या दूसरी डिसिप्लिन अपना सकते हैं उसमें। या इसमें भी थोड़ा और अच्छा अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है। बहुत से मनुष्यों ने, बहुत से विद्वानों ने बहुत योगदान दिया है। क्योंकि इसका बेसिक संस्कृत से है और हमारा ग्रेजुएशन संस्कृत से था, इसलिए हमको काफ़ी लाभ मिला ज्योतिष शास्त्र पढ़ने का। हमारा बचपन से रुचि भी थी ज्योतिष शास्त्र, उसको सभी चीज़ें पूरी करने के बाद अब उसको रुचि को पूरी कर रहे हैं। पापा का शौक था ज्योतिष शास्त्र का, लेकिन अब क्या करे, कमाने के लिए कुछ और कर लिया। जब सब कुछ हो गया, सब बच्चे बड़े हो गए, अपना कमा रहे हैं, फिर पापा अपनी रुचि आराम अपना से पैशन फॉलो कर रहे पैशन हैं। फॉलो कर रहे हैं। पहले भी पापा पत्रा वगैरह तो देखते थे ना मम्मी? हाँ, पत्र देखते थे। पहले ज्योतिष का कम नॉलेज था, किसी गांव से लोगों से सीख करके पंचांग पढ़ना देखना वो तो कर लेते थे। जो भी मुहूर्त है और जो भी चीजें हैं, पूजा पाठ में इनका बहुत मन लगता था। हाँ। घरों पर करके पूजा पाठ करते थे, किसी से मतलब नहीं रखते थे। कहीं भी रामायण होता था वहाँ पर पहुँच जाते थे। रामायण गाने। हाँ। अपना ऐसा नहीं था कि सब जगह करते थे। पूजा पाठ में इनका दिल बहुत रहता था, हाँ। बाकी कुछ भी नहीं। हाँ। बाकी तो सही बात है, भगवान के बिना ना किसी का पूजा बेड़ा पाठ पार बहुत हुआ है। करते थे। अपने कुटिया में रहते थे, वही दोनों धूप अगरबत्ती लिए थे, जलाते थे, वही पड़े रहते थे। हाँ। खाने को होता था तो माँ इनकी पुकार डालती थी, अपना आते थे। हाँ। हमको जाने में भी कुटिया में रहते थे। अच्छा। रोज पूजा पाठ भी चलती थी ये पढ़ाई अपना के साथ। पूजा पाठ रामायण अपना महीना भर इनका रामायण 7 से लेके 8-9 बजे तक चलता था। अच्छा। रोज शाम को। रोज शाम को माघ पूजा में। किस महीने में? बचपन में हमारे कुछ सात्विक लोगों से मुलाकात हुई, उससे हमको मोटिवेशन मिला हाँ। और हम अपना सात्विक जीवन ही बिताना चाह रहे थे। ये अलग चीज़ है कि गृहस्थ जीवन में आ गए तो फिर भी सात्विक जीवन हमारा बरकरार रहा। प्रयास हाँ। किए कि लाइफ लॉन्ग चलता रहे और उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लास्ट आवर में भी वही चल रहा है। हमारी सात्विक पढ़ाई सात्विक चीज़ों की हो रही है और चलती रहेगी। लाइफ है, कुछ ऐसी चीज़ें हाँ। जिससे कुछ आत्मबल मिले, आत्मज्ञान मिले, कुछ लोगों का भला कर सकें, ऐसा कुछ सोचते हैं। हम लोग अपना भला तो हो चुका, बच्चे लोग अपना हम जा लोग रहे को हैं। कहीं भी ट्रांसफर जहाँ होता जाना है है, जा सकते हैं। जाते थे तो केवल बच्चों की पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते थे। कहीं बच्चों को स्कूल अच्छा मिल जाए, फिर अपना रहने के निवास तो पीछे देखते थे बात। अच्छा। पहले बच्चों को देखते थे, कहाँ बच्चों को अच्छे कॉलेज हैं, इंग्लिश मीडियम की, कहाँ बच्चों को अच्छी पढ़ाई होती है, यही हम लोग पहले देखते थे। हाँ। उसके बाद अपने रहने के निवास बच्चों के कॉलेज के अगल बगल देखते थे। सरकारी कॉलोनी में हम लोग कभी नहीं रहे बच्चों के साथ। अच्छा। जहाँ स्कूल के पास में। हाँ। तो भाई ना अपना गांव पहले पापा अच्छे निकल गए तो पूरे फिर पापा ने आसपास बहुत पूरा सब कुछ उद्धार हो चैरिटी। गया। हाँ। नहीं तो बहुत मुश्किल था हमारे यहाँ, इतने भाई बहन। पापा के कितने भाई और बहन इतनी हैं? बड़ी फैमिली को लेके चल। हम लोग 4 बहनें और 3 भाई थे। हम्म। तो यद्यपि सभी भाई गए थे, लेकिन उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई। लेकिन जैसा भी श्रीश ने बताया कि लोगों को मोटिवेशन मिला उस क्षेत्र में, तो मोटिवेशन तो उस समय से मिला था जब हम लोग हाई स्कूल में हमको मेरिट आई थी हमारे स्टेट में। और इन परीक्षाओं को पास होने के बाद नौकरी में आने के बाद तो लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिला, काफ़ी अच्छा रहा। उस क्षेत्र के बहुत से लोग सिविल सर्विसेज में आए, स्टेट सर्विसेज में आए। अभी भी वहाँ पर ऐसा है, लेकिन थोड़ा सा कह लें डिटेरेट हो गया है, इसमें उतना अच्छा नहीं है। लेकिन उस समय तो जब हम लोग थे तो बहुत ही अच्छा माहौल था। अभी धीरे धीरे लोग हर कोई कहाँ बोलते कंप्यूटर, फिर टेक्नोलॉजी, ऐसा नहीं कि बीटेक। इनके पिताजी की बहुत शौक थी बच्चों को पढ़ाने के। परीक्षा जब रिजल्ट देखे तो बहुत खुश हो जाते थे। अच्छा। लेकिन इंटर के रिजल्ट इनका देख करके उनका ऐसा हो गया कि थोड़ा बीमार थे, कैंसर हो गया, देहांत हो गया उनका। इंटर अच्छा। का जब शुरू किया। तो इंटर के बाद से सिर्फ पापा बचे थे घर में। अच्छा। हाँ, ये भी एक संघर्ष का जीवन था। हम जब इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए, पिताजी बीमार थे, हमको
प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, भर्ती थे हम अस्पताल में, गोरखपुर में ही थे। उसी समय हमारा इंटर का रिजल्ट आया था, पिताजी को हमने बता दिया था। पिताजी ने पहले ही हमको आशीर्वाद दे दिया था, बेटा तुम किसी जज की कुर्सी पर बैठोगे, उनका एक कहना था। तो हमारा पोस्ट भी क्वाजी जुडिशियल ही थी, प्योर तो नहीं कर सकते, क्वाजी जुडिशियल ही थी, तो उनकी भविष्यवाणी को हम सही मानते हैं। पिताजी प्रसन्न थे, लेकिन भाइयों का भी प्रेम था, हम अपनी शिक्षाएं आगे रख सके और पढ़ते रहे। अभी भी सभी भाइयों का हमसे स्नेह है, हम लोग साथ ही रहते हैं, और जो हमसे होता है हम कहते हैं अपना है भाई मान करके। ऐसे ही हम लोगों की ज़िंदगी चल रही है। हम गांव जा रहे हैं तो वहाँ पे जहाँ पे पापा की कुटिया थी, तो उसके बगल में पापा ने घर बनवाया था। तो वो कब बना था पापा, वो वाला घर जो बनवाया था आपने जब जॉब लगी थी? हाई स्कूल पास होने के बाद 1976 में। अच्छा, तो कुटिया के बगल में बना था, तो पापा को ये था कि जहाँ कुटिया थी वहाँ एक प्रॉपर शहर जैसा घर, जैसे अभी कैसे शहर में घर होते, वो पुराना घर गांव जैसा बना है। तो ये नया शहर जैसा घर बनवाने का तो अभी उसी का काम चालू है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे जो पापा का घर तैयार हो रहा है गांव में। तो एक चीज़ थी जो कि अब आराम से हो जाएगी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज ये थी पापा की जर्नी, एक गांव से निकल के इनकम टैक्स कमिश्नर तक का जो सफ़र था उससे रिलेटेड। तो होपफुली आपको भी ये मोटिवेट करेगी ये स्टोरी। एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट डन ऑलरेडी। तो आपसे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, एंड नेक्स्ट व्लॉग में हम पहुंच चुके होंगे अपने गांव में, तो वो आप पूरा वीडियोस आप अगले व्लॉग में देखिए एंड बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारा इंडिया सीरीज़। एंड अगर आपको और भी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि उसका भी आंसर करें। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।